हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज सीटेट का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था ईवीएस का 2022-23 का, उसको हम शुरू करते हैं। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए। पेपर बहुत कम दिन बचा है, तो एकाग्र होकर पूरी बुक्स को रिवाइज करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे समय जो होता है एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समय को हम देखते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं। तो जो हमें क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस करके ही जाइए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आंसर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आपका टाइम जाएगा तो आपको वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को मैनेज करिए और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, इन 15 दिन मान के चलिए, आप लोग के पास 25 दिन और बचा है। इसमें जितनी ज़्यादा, अब कम से कम 2-3 बार सारे सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए आप प्रैक्टिस अभी से शुरू करिए। नई चीज़ पर केवल प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उससे उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ईवीएस का जो है प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपको पता जो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी ईवीएस के लिए तो कंटिन्यू यहाँ पे प्रिपरेशन चलती रहेगी। आप लोग जो है चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। इडली, वड़ा, डोसा, सांभर किस देश का सबसे, मतलब किस राज्य का सबसे प्रिय भोजन है। तो इसको हमें बताना है। तो इसमें हम लोग जो बताएंगे कि, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इडली, वड़ा, डोसा दिया। अगर डोसा रहता, यहाँ पे गुजरात रहता, तो डोसा तो गुजरात का हो जाता, लेकिन इसको हमें इडली, वड़ा, डोसा, सांभर दिया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तमिल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिल आंध्र प्रदेश। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तमिल आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं तथा वे अपने अंत में अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने की वजह से वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो ऐसे जो जंतु हैं, तो आप लोग इसको बार बार, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आया था, अभी जो लेक्चर के वीडियो थे उसमें भी इसको बताया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। गिलहरी होती है, एक देखिए गिलहरी होती है, एक गिलहरी होती है, एक चूहा होता है। एक गिलहरी होती है, एक चूहा होता है। इसमें खरगोश आ गया है। खरगोश के भी होता है जो जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें जो इसके अनुसार है, इस ऑप्शन के अनुसार है, इसमें छिपकली और गिलहरी, चूहा और गिलहरी के बारे में दिया है। तो हमें क्या रखना है? चूहा और गिलहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेता है। तो इसमें किसके हो जाएंगे? जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं वो कौन से हैं? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी। अगर इनके दांत जो जीवन पर्यंत बढ़ते हैं, अगर ये कुतरे नहीं तो इनके जो दांत होते हैं वो गलफड़े को फाड़ दें, इसलिए इनको ये हमेशा कुतरते रहते हैं, जिससे इनके दांत घिसते रहते हैं और ये जाके जो है कि इनके दांत तो मीडियम बने रहते हैं, जिससे ये अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। तो याद रखिएगा चूहा और गिलहरी, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन जब भी देगा आपको चूहा गिलहरी जरूर देगा। खरगोश भी दे सकता है, लेकिन आप चूहा गिलहरी को विशेष तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ईवीएस में दिया हुआ है, ईवीएस की बुक्स में दिया हुआ है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा, चूहा और गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण से सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो हमें खाद्य वस्तु के संरक्षण से सही ढंग से प्रदान नहीं करता है, इस चीज़ को चुनना है। संरक्षण मतलब आप समझ रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग होता है। जैसे हम लोग चिप्स खाते हो, क्या है? फूड प्रोसेसिंग है। जो आलू को हम लोग अलग फॉर्म में बना देते हैं, उसको संरक्षण कर लेते हैं। आलू जो है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद खराब हो जाएगा, लेकिन उसको जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो संरक्षित हो जाता है, वो कई दिनों तक चलेगा। तो इसी को, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, आम का अचार, कटहल का अचार, तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो इसी कहते हैं संरक्षण करना किसी खाद्य पदार्थ। और अक्सर कहाँ होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लद्दाख में जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग करके पहले से ही स्टोर कर लिया जाता है, जिससे ठंडियों में वहाँ के जो फ्रूट्स होते थे वो ख़राब हो जाते थे, तो उनका प्रोसेसिंग करके रख लेते थे, वो ठंडियों में उपयोग करते थे। उसी प्रकार संरक्षण, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, उसी को हम कहते हैं वो खाद्य वस्तु के संरक्षण। इसमें हम किसका संरक्षण मतलब सही ढंग से प्रदान नहीं करता, मतलब हम इसका कौन सा है जिसका हम संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सेब का मुरब्बा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। और दूध का पनीर। अब ये बताइएगा, कच्चा आम का अचार, दाल पापड़। तो हम लोग दाल का पापड़ बना दे रहे हैं, तो ये फूड प्रोसेसिंग, ये लंबे समय तक चलेगा। कच्चा आम का अचार, ये भी लंबे समय तक चलेगा।
सेब का मुरब्बा, ये भी लंबे समय तक क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये जो है कि दूध का पनीर देखते होंगे बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते, बहुत ज़्यादा चलेगा, एक दिन चलेगा, अगले दिन उसमें महक आने लगती है। तो इसमें क्या फूड प्रोसेसिंग किसकी नहीं हो सकती, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, वो दूध का पनीर है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। तो वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत स्वरूप के आवास रूप में एक समझ विकसित करना, ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना, ईवीएस का शिक्षण शास्त्र को समझना, ये तो गलत हो जाएगा डी वाला। और इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना जो होता है, सामाजिक वातावरण समझ विकसित की जाती है कि क्या हो रहा है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया। इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनको हम जागरूक करते हैं। ये ऑप्शन नहीं सही होगा कि आवास के रूप में समझ विकसित करना, मानव एवं अन्य जीवन स्वरूप के रूप में, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो क्या बचा ए बी। तो क्या सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए बी इसका सही हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसे सामग्री खरीद कर बनवाते हैं। इस चर्चा के आकलन के सीखने के प्रतिकूल है। अभी चर्चा करी कोई शिक्षिका अगर दो चीज़ों को बता रही है कि मतलब यहाँ इस आधार पे बनता है, वहाँ इस आधार पे बनता है, तो उसका क्या मतलब है, वो मतलब क्या, वो चर्चा का आकलन किस रूप में, सीखने का आकलन किस रूप में कर रही है। तो अवलोकन और रिकॉर्डिंग करवा रही है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग सिखा रही है, मतलब अवलोकन करवा रही है और रिकॉर्डिंग के माध्यम से सिखाएगी। विश्लेषण केवल कर देगी, प्रयोग करके दिखाएगी। तुलना, देखिए अवलोकन और रिकॉर्डिंग, अवलोकन मतलब आप उसको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहे हैं, तब अवलोकन। अब यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता हम बच्चे को ले जाएं एक बार राजस्थान दिखाएं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो, यहाँ देखो ऐसे बनता है, वहाँ ऐसे बनता है। विश्लेषण केवल कर दे कि हाँ ये देखो यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे ये बनता है, तो ये गलत हो जाएगा, निगेटिव सेंस चला जाएगा। प्रयोग होता है कि मतलब हम उसको प्रयोग करके दिखाएं, टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तुलना करना सिखाते हैं उनको, तुलना करना कि वहाँ देखो यहाँ झोपड़ी ऐसे बन रही है, तो यहाँ देखो सीमेंट का उपयोग हो रहा है। जैसे जब दोनों में तुलना करके बता रहे हैं तो इससे समझ में विकसित हो रही है, उनके तुलना कर रहे हैं और फिर विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद विश्लेषण कर रहे हैं। तुलना करके विश्लेषण करेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये अंतर है, यहाँ पे ये अंतर है। तो क्या कर रहा है, तुलना करना और विश्लेषण करना। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तुलना करना और विश्लेषण करना। ईवीएस के एक शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड, प्रक्रिया कौशल, दक्षता के स्तर का वितरण देना। निम्न से रिपोर्ट, अब देखिए कि यहाँ पे विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड, प्रक्रिया कौशल में दक्षता, मतलब वो अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें हमें उनको नंबर देना, रेटिंग करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप जो है कि पढ़े होंगे क्रम निर्धारण मापनी, जिसमें रेटिंग की जाती है। इससे हम बच्चों को जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें हम जो उनको रेटिंग देते हैं, मतलब रिपोर्ट कार्ड में कौशल स्तर का विवरण देना है। तो वो इसमें हम करते हैं, क्रम निर्धारण मापनी में ही करते हैं हम इसको। ये किस तरह है, व्यक्तिनिष्ठ मापन में आता है, व्यक्तिनिष्ठ मापन में आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्रम निर्धारणी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्रम निर्धारण मापनी। अब पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी थे, तो जो पूर्व काल में भारत में उगाए जाते थे, आप सुनेंगे आम को फलों का राजा कहा जाता है, आम को फलों का राजा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आम कहाँ उगते हैं, भारत में ही होते हैं। तो इसको जो है पहले से ही जो है आम और केला को मतलब केला उगाया जाता था। आम को जो भारत में ही उगाया जाता है। केला भी जो था, आलू कहाँ से आया है, आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर, उसमें बताया था कि आलू कहाँ से आया है। तो आलू जो होता है कि इसको जो है कि दक्षिण अफ्रीका से आता है। तो आपको कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ाया, कौन कहाँ से आया, जैसे दक्षिण अफ्रीका से आलू आया है, और दक्षिण अफ्रीका से क्या आया है, मिर्च आई है, मिर्ची आई है, और मूंगफली आई है, अमरूद आया है, कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। टमाटर भी कहाँ से आया है, अफ्रीका से ही आया है। सॉरी एक गलत हो गया, तो पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी है, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी है। तो भारत में क्या उगाया जाता है, भारत में जो है आम और केला उगाया जाता था। ये कहाँ के देसी है, तो यहाँ पे आम केला। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कौन कहाँ से आया है। तो इसमें जो दक्षिण अमेरिका से था, क्या था आया था, दक्षिण अमेरिका से क्या आया था, दक्षिण अमेरिका से क्या आया था, तो दक्षिण अमेरिका से आया था मूंगफली आई थी, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर
टमाटर ए से जो है कहाँ से आए थे, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे। और आपको जो भिंडी कहाँ से आई थी, भिंडी कहाँ से आई थी, भिंडी जो आई थी वो अफ्रीका से आई थी, कहाँ से आई थी, अफ्रीका से आई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। और मिर्च कहाँ से आई थी, मिर्च, हरी मिर्च जो हम लोग बहुत खाते हैं, तो कहाँ से आई है हरी मिर्च, हरी मिर्च कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से ही आई है। ये विशेषता था, आप याद रखिएगा। बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो आगे जो लेक्चर वीडियो उसमें जरूर आएगा, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या है, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर, भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से ही आई है। तो आलू और टमाटर कहाँ से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से आए हैं। आम तो भारत का ही है, आम, केला भारत का है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि भारत में जो प्राचीन फल थे, मतलब पूर्व काल से भारत में उगाए क्या है, आम और केला। आम और केला विशेष तौर पर उगाए जाते थे, तो इसको याद रखिएगा। आम फलों का राजा कहा जाता है, तो इस चीज़ को विशेष याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना जो पौधे से न प्राप्त हो, पौधे से न लिया गया हो। तो यह चुनने के लिए समर को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें खाद्य पदार्थों, मतलब ऐसे सामग्री को चुनना है जो पौधे से न प्राप्त हो। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसमें जैसे शहद जो होता है हमें किसी में मधुमक्खी से प्राप्त होता है, कटहल जो होता है पौधे से प्राप्त होता है, मीट जो होता है जानवरों से प्राप्त होता है। तो इसमें कटहल जो पौधे से प्राप्त हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और दूध, अंडे, भुट्टा, भुट्टा जो होता है अब भुट्टे के खेत में ही उगता है, तो ये भी हो गया पौधे से। सरसों, मछली, मांस, सरसों आ गया तो ये भी पौधे से है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें दूध, शहद, अंडे, दूध जो है गाय भैंस से मिलती है, हमें बकरी से मिलती है। शहद जो होता है मधुमक्खी से मिलती है। अंडा जो होता है मुर्गी से मिलती है। तो ये क्या हो गया, पौधे से एक भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जो जानवरों से, पौधों से नहीं प्राप्त हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फोर्थ सही हो गया, दूध, शहद, अंडे। निम्न से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। तो अब जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उस पदार्थ को हमें बताना है। तो इसमें क्या सही होगा, जैसे दूध, चीनी, शहद। तो शहद नहीं घुलता है, ये गलत हो जाएगा। तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, पेट्रोल देखते होंगे आप ऊपर डालते होंगे तो हल्का हल्का ऊपर तैरने लगता है, ये भी नहीं घुलता है। मिट्टी का तेल आ गया तो ये वैसे भी गलत हो गया, तो 3 गलत हो गए। चीनी, सिरका, नमक, ये घुल जाता है, आप इसको खोल के देखेंगे तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ है, चीनी, सिरका, नमक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी। उन राज्यों के कला को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह के नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो हरप्रीत जो है पंजाब, मतलब अपने परिवार के साथ कहाँ जाती है, पंजाब जाती है, बिहार जाती है, महाराष्ट्र जाती है, यात्रा पर गई। उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह कीजिए। हरप्रीत नीचे दिए विकल्पों को चुनिए। तो वहाँ क्या क्या, वहाँ की कलाकारी मतलब हस्तशिल्प क्या फेमस थे उसके बारे में पूछा गया। तो पंजाब में क्या था, पंजाब में जो है कि फुलवारी जो प्रसिद्ध थी, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ऊपर नीचे दिया, इसके आधार नहीं दिया। जैसे पंजाब में क्या फेमस था, पंजाब में जो था फुलवारी पे फेमस था, तो यहाँ पे फुलवारी हो जाएगा। और महाराष्ट्र में क्या था, एक मिनट, इसका ऑप्शन थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन सही है। पट्टचित्र कहाँ का फेमस है, पट्टचित्र आप लोग पता होगा पट्टचित्र कहाँ का फेमस है। तो और मधुबनी कहाँ का था, मधुबनी बिहार का था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मधुबनी ज़िला है जो बिहार में पड़ता है, वहाँ का फेमस है क्या, मधुबनी, ये फेमस था। मधुबनी पेंटिंग फेमस थी वहाँ पे। मधुबनी कैसे बनती है, मधुबनी जो है, मधुबनी जो बनती थी कैसे बनती थी, मधुबनी एक तरह से चित्रकारी होती थी। और ये इसमें किसका किसका चित्र बनता था, जानवर का बनता था, इंसान का बनता था, और फल फूलों का रहता था। तो इसमें खास तरह के रंग का प्रयोग होता था। खास रंग कौन कौन से रहते थे, वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। नीम के पत्ते, नील और फूलों के रंगों से बनाए जाते थे, तो एकदम नेचुरल कलर होते थे, और बिहार में ही बनाया जाता था। तो ये क्या हो गया, मधुबनी के बारे में हो गया। बरली जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की हस्तशिल्प कला है। और फुलकारी जो होता है पंजाब में होता है, फुलकारी जो होता है पंजाब में होता है, फुलकारी जो होता है पंजाब में होता है। फुलकारी कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब का। मधुबनी कहाँ है, बिहार का है, बिहार का। और बरली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये क्या है, हस्तशिल्प है, तो पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र का है। और इसमें एक कलमारी जो कहाँ का है, कलमारी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। तो आप लोग इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का है। और कलमारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। फुलवारी कहाँ का है, पंजाब का है। मधुबनी कहाँ है, बिहार का है। बरली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इतना आप लोग याद रखिएगा, कहाँ कौन सा पड़ रहा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन, पंजाब का फुलवारी, पंजाब का फुलकारी, और मधुबनी जो होता है
जो मधुबनी है वो कहाँ का है, बिहार का है, और महाराष्ट्र का क्या है, बरली है। तो आप इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। पट्टचित्र जो होता है उड़ीसा का होता है, पट्टचित्र उड़ीसा, उड़ीसा। और कलमारी, कलमकारी, कलमकारी कहाँ का है, कलमकारी लिख लीजिएगा, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। तो आप इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, फोर्थ राइट हो गया। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में लिखने से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा पर पानी के संरक्षण की कुछ आदतें बदलने के लिए छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना, जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अत्यधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उस पर चिपकाने के लिए स्टिकर, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। स्टिकर या पोस्टर बनवा देने से ही बच्चा नहीं जान पाएगा कि पानी की उपलब्धता के बारे में क्या बात है। अब हमें जैसे पानी की उपलब्धता के प्रमाण मतलब उपलब्धता के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में बताना, तो केवल पोस्टर बनाने से तो बच्चा सीखेगा नहीं। तो या तो जो फोर्थ ऑप्शन कर रहा है, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए संकेत बनाना, ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या होगा, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करके पानी के संरक्षण की कुछ आदतें बदलने के लिए, जैसे वो अपने परिवार में उस चीज़ के बारे में चर्चा करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर पानी का यूज हो रहा है और कहाँ पानी यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। चर्चा जब आपस में करेंगे, परिवार के साथ वो करेंगे, तो उसमें जो उनको समझ में आएगा कि हाँ पानी का कहाँ बर्बादी हो रही है, कहाँ संरक्षण करना है, कहाँ कैसे करना है। तो उसके आदतों को बदलने के लिए जैसे बच्चा गया तो अगर डिस्कस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा परिवार के, तो वो चीज़ होता है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष, अब प्रयोग करेंगे तो विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त होगा ही। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता कैसे प्रभावित करते हैं। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों के तत्वों के रंग उन्हें अपने परिवेश के वातावरण में कैसे मदद करता है। तो उसका विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जानवरों के कान की क्षमता में तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्तर पे तो ये नहीं संभव है। तो ये चीज़ पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर थर्ड कह रहा है कि बीजों के अंकुरित आवश्यक दिनों की संख्या लिखना। तो ये टाइम टेकन है, बीज अंकुरित होगा फिर उसके दिनों की संख्या लिखना काउंट करके, ये तो बहुत टाइम प्रयोग करना है और आपको निष्कर्ष प्राप्त करना है। यह विश्लेषण करना विभिन्न जानवरों की त्वचा के रंग उन्हें परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करते हैं, ये भी नहीं सही होगा। क्या सही हो जाएगा, तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। तो जैसे बच्चे के पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगा तापमान और पानी मिल गया उसके पास, तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया कैसे हो रही है उसके बारे में वो समझ सकता है, प्रयोग करेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, क्या है, तो इसमें जो होता है कि इसमें क्या हो जाएगा, आसपास के वातावरण और वाष्पीकरण में ये सही हो जाएगा। अब इसमें कहता है, सुश्री देवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के चीज़ों की अन्योन्याश्रता पर विचार। अन्योन्याश्रता मतलब एक दूसरे से संबंधित, सिखा रही हैं समुदाय से, मतलब पर्यावरण से चीज़ों की, मतलब जो पर्यावरण से एक दूसरे पर आश्रित चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे। तो उदाहरण की धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस धारणा को समझने के लिए मतलब एक दूसरे पे चीज़ें कैसे आश्रित है, इसको समझने के लिए हम कौन सा उदाहरण दें कि वो सबसे उपयुक्त हो। तो उसमें कौन सा उदाहरण ले सकते हैं, एक डाकघर, एक परिपक्व इमारत, एक किराने की दुकान, एक नाली। तो हमें एक समुदाय से जब हमें बात करनी है तो कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। एक डाकघर में तो हम कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है, एक परिपक्व इमारत ये नहीं होगा, एक नाली भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। एक किराने की दुकान, इसमें विभिन्न लोग आते हैं और सामान लेते हैं, तो हम प्रकृति से जो पर्यावरण से हमें चीज़ें प्राप्त हो रही है और एक दूसरे पर डिपेंड कैसे, एक दूसरे पर आश्रित कैसे, इस चीज़ को हम जान सकते हैं उस दुकान के माध्यम से। तो इसमें क्या सबसे बढ़िया उदाहरण होगा, एक किराने की दुकान से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 70 का जो है थर्ड सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और पढ़ लेते हैं, कुड़क कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा है। कुड़क जो है कहाँ की बोलचाल भाषा है, तो असम में असमिया बोली जाती है, असमिया, और मिजोरम में मिजो बोली जाती है। कुड़क जो होता है झारखंड में बोली जाती है, कहाँ, झारखंड में बोली जाती है, कहाँ पे, झारखंड में बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 71 का फोर्थ ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो 72 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया। वेलक्रो, अब इसके बारे में आप जानते होंगे कि मतलब वेलक्रो किसे कहते हैं। तो वेलक्रो जैसे आपके शूज पे जो आप सैंडल पहनते होंगे, जो उस पर चिपकाते हैं, उसको हम लोग चिपकाते हैं अक्सर, तो उसमें क्या होता है कि वो चिपकने वाला होता है। तो उसी की खोज जो है किसने की थी, जॉर्ज मिंटल ने की थी। कौन किया था, जॉर्ज मिंटल ने की थी। कौन किया था, जॉर्ज मिंटल ने की थी।
और जॉर्ज मिंटल ने की थी। और कैसे की थी, इनको एक बार ये कहीं जा रहे थे तो इनके कपड़ों के बीच में, कपड़ों में कोई ऐसे बीज थे जो आके चिपक गए थे, तो उन्होंने उस बीज को देखा और हैरानी व्यक्त की। उसमें जो है उन्होंने खोजा कि मतलब वो जो बीज में होते हैं, जो हुक होते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से जो है वो कपड़ों में चिपक गए। तो उन्होंने इस बारीक अध्ययन करने के बाद जो है कि उन्होंने इस आइडिया का उपयोग करते हुए उन्होंने इस पर नई खोज कर डाली, जिसको वेलक्रो बनाया। और वेलक्रो के माध्यम से जो हम लोग सैंडल पे चिपकाते हैं उसी को कहते हैं। जैसे सैंडल या कहीं भी चिपकाने वाला कोई होता है तो वो वेलक्रो का ही प्रयोग होता है। तो इसकी खोज किसने की? जॉर्ज मिंटल ने की थी। जॉर्ज मिंटल ने की थी। रोनाल्ड रॉस को जानते हैं कि मलेरिया के खोज में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो ये रोनाल्ड रॉस थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं, आनुवंशिकी पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी पिता कहा जाता है। तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा कि वेलक्रो की खोज किसने की थी? जॉर्ज मिंटल ने की थी। जॉर्ज मिंटल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, उस क्षेत्र पर ऊंचा सूखा और समतल क्षेत्र होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेह लद्दाख के बारे में, लद्दाख के बारे में। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ का जो मकान होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं और निचले वाले मकान में खिड़की नहीं होती है। और यहाँ की विशेषता थी कि जो दीवारें होती है मिट्टी की मोटी सी बनी होती हैं और इस पे जो चूना की मोटी लेप होती है, चूने की मोटी लेप होती है। तो और वहाँ पे जो हम लद्दाख को क्या कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान क्या है? लद्दाख, लेह लद्दाख है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख। और शिमला में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो होता है बारिश बहुत होती है और बर्फ़ पड़ता है शिमला हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो होता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ पड़ता है। और यहाँ के घर जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, पत्थर के, और ऊपर का जो छज्जा होता है वो लकड़ी का तिकोना बना होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को जो है कि हम जो है कि विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि हाँ यहाँ क्या उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने खेतों को अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, इसका व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? मतलब अगर कोई किसान है वो अपने खेतों में बार बार उर्वरक का प्रयोग कर रहा है या बहुत ज़्यादा खाद डाल रहा है तो उससे क्या होगा? खेत की उर्वरता खत्म तो होगी। साथ में क्या होगा? उसमें जो है कि वो बंजर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। उसकी बंजर होने की जो उसकी उर्वरता क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो बंजर ही भूमि आ जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा? केवल धान फसल उगाई जाएगी, ये गलत हो जाएगा। फसल के लिए उपजाऊ बनाएगा, बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा? अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए किसानों को खेतों में जो है बहुत सोच समझ के खादों का प्रयोग करना चाहिए, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व है। सीखने के लिए निरंतर आकलन मतलब निरंतर आकलन मतलब सतत आकलन चलता रहे। तो आवश्यक तत्व क्या होगा? मतलब आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाए, बिल्कुल गलत है। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल है। सीखने की स्थिति में निहित मतलब ये सीख कैसे रहे उसी के बीच में चलता रहे सतत आकलन। जैसे सीख रहे हैं तो उसी में आकलन होता रहे, ये नहीं कि अलग से कुछ आकलन करना है, तो ये आकलन होता रहे के लिए निहित किया जाता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, बिल्कुल। मतलब उस जो शिक्षण अधिगम की विधि को, मतलब वो जो विधि का उपयोग कर रहा है, अगर वो आकलन सतत आकलन कर रहे हैं, बीच बीच में आकलन कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि हाँ हमारी ये विधि से शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं ये सही है या गलत है। तो इस माध्यम से वो जो क्या करेंगे कि उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मतलब अपने विधियों को चेंज करेंगे, तो ये सही हो जाएगा। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है बी और सी, यहाँ पे बी बना लीजिएगा, बी और सी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76, निम्नलिखित में से किस पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मतलब पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो, बिल्कुल सही है। परीक्षा को आसान बनाना, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा को आसान बनाना पर्यावरण मतलब पाठचर्या का विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रह जाए, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग ईवीएस की जो बुक पढ़ रहे होंगे उसमें पहेली और खेल दिया होगा, तो इसका क्या उद्देश्य है शामिल करने का? तो इसमें दिया है कि एक कक्षा की एक रास्ता को विराम देना, वे शिक्षार्थियों को मजे करने के लिए समय प्रदान करना, वे शिक्षार्थियों को अपने पास पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है।
इसमें क्या होगा, वे कक्षा में एक रास्ता को विराम प्रदान करते हैं, सही है। लेकिन इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि अगर खेल और पहेली दिया तो बच्चे का जो पहेली के माध्यम से जो होता है दिमाग उसका एक पैटर्न खोजेगा, मतलब एक जैसे कोई पहेली दिया तो उस पर दिमाग लगाएगा बच्चा, हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसके एक दिमाग में पैटर्न चलेगा, उस पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसके माध्यम से वो पहेली की बताएगा। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा, एक शिक्षार्थी को अपने पास पैटर्न खोजने को देता है, मतलब ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, जब भी आएगा अगर पैटर्न खोजने का दे रहा है तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर ये मार देते हैं कि एक रास्ता तो विराम प्रदान करता है, उस ठीक है कि हाँ करता है, लेकिन हम अगर पहेली आ गया, खेल और पहेली आ गया, अगर खेल रहता तो ठीक रहता, लेकिन पहेली आया तो मतलब उसमें कुछ उसके दिमाग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा रहा है, तो उसके माध्यम से पैटर्न अपने आप में खोजेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है, तो छत्तीसगढ़ में क्या खाते हैं हम लोग, एक पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी खाते हैं, सबसे फेमस है लाल चीटी की चटनी। और गुजरात में क्या खाते हैं, ढोकला खाते हैं। पंजाब में ही छोला भटूरा खाते हैं, छोले भटूरे राजमा चावल सबसे फेमस कहाँ है, पंजाब में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड पंजाब। तो होप आप लोग को एक क्वेश्चन पसंद आया होगा। आगे वाला देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों को उपयोग करके अपने स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इसका क्या होगा, नारियल के टैपियोका और टैपियोका को अपने आंगन में उगाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट। तो इसमें याद रखिएगा तेलंगाना ऑप्शन, टैपियोका और नारियल के तेलंगाना में। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऊंचा, समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना, अभी हम लोग पढ़े थे, वहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, वहाँ बर्फ से ढके पर्वत, सूखे ठंड सपाट मैदान, वह क्षेत्र कहाँ का भाग है, तो वह क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो लेह लद्दाख में आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको पढ़े थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब 2 क्वेश्चन और है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, मतलब अगर चुनौतीपूर्ण पूछ रहा है तो इसमें क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण मतलब चुनौती नहीं, मतलब वो संसाधन के ही रूप में कैसे, मतलब वो कैसे उपयोग कर रहा है ईवीएस का, तो उस चीज़ के बाद मतलब हम उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए। ये शिक्षक ईवीएस का अगर प्रयोग कर रहा है तो रटने के लिए नहीं बताएगा। रटना जहाँ जाएगा, सीटेट के पेपर में जहाँ रटना आ जाएगा गलत हो जाएगा। अवधारणाओं का वर्णन करना, व्याख्या करने वाले वर्ड गलत हो जाएंगे। ईवीएस के पाठ्यपुस्तक को सीखने के एकमात्र जहाँ आ जाएगा, केवल जैसे आ गया, एकमात्र जब आ गया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए रचनात्मक पहल करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल एकमात्र आ जाएगा, व्याख्या करने वाला गया और रटने वाला शब्द आ गया, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, वर्ड को जरूर पकड़िएगा, एकमात्र, केवल, अवधारणा, व्याख्या करना, ये जो है गलत हो जाएगा। पौधों के विषय में मुद्दे पर बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए। क्षेत्र भ्रमण के मुद्दे, अगर ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण के जैसे या कहीं क्षेत्र भ्रमण में घूमने जैसे आए तो 100% वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भ्रमण शब्द आ गया तो आयोजित किया जाए तो वो 100% सही हो जाएगा। तो इसमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, बिल्कुल गलत होगा। आमंत्रित व्याख्यानों अभी बताएं, व्याख्या जहाँ आ जाए वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। अब क्षेत्र भ्रमण मतलब बच्चा बाहर निकलेगा, वो उसको रिलेट करेगा अपने आप को उस चीज़ से, जो पढ़ा रहेगा उससे को रिलेट करेगा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब इसमें जो है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब शिक्षक कोई अपनी डायरी बनाता है तो उसमें क्या उसका उपयोग किससे किया जाएगा, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चों को सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, मतलब अगर शिक्षक एक डायरी बना रहा है, रोज नोटिस कर रहा है कि हाँ मैं कौन से शिक्षण कौशल से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा समझ रहे हैं, तो हर दिन वो डायरी में लिख रहा है, तो उसको जो अवलोकन करेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ हमें इस शिक्षण अधिगम बदलना है, इसमें संशोधन करना है। तो क्या सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने में, तो इससे ये बेनिफिट होगा। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में निम्नलिखित विधियों में किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है, भस्म करना, मतलब उसको जलाना, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा होगा। तो होप आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लर्न विद वीके को, क्योंकि एक यूट्यूबर, एजुकेशनल यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसके सब्सक्राइबर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो प्लीज़ आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और आप लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे। बाकी ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इस पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।